इस रस्म में जिसने सबसे पहले अंगूठी ढूंढ ली वही जीतेगा, और जो जीतेगा उसी का राज चलेगा। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो फिर आप देखना मैं ही जीतूंगी और इन्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी। अब शांति अंगूठी डालती है और रस्म शुरू होती है, और इस रस्म में आकृति जीत जाती है। भाभी, आपने जो कहा वो कर दिखाया। भैया, अब तो हमेशा आपको भाभी की ही सुननी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है निशा। अच्छा, अब सारी रस्म खत्म हो चुकी है। बहू, तुम भी जाकर कमरे में अब आराम कर लो, और कल तुम्हारी पहली रसोई भी है, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। इसी तरह सभी लोग सारी रस्में खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगली सुबह आकृति की पहली रसोई होती है। इसलिए वो जल्दी उठती है, और जब बाथरूम में जाती है तो अपना छोटा सा बाथरूम देख हैरान हो जाती है। इतना छोटा और गंदा बाथरूम, इसकी दीवार भी झड़ रही है, फर्श भी टूटा है, वॉश बेसिन के पास पानी जमा हो रखा है, ऊपर से ही ये पॉट भी, ये भी टूटा हुआ है। हे भगवान, इस बाथरूम में तो एक इंसान सही से खड़ा होकर नहा भी नहीं सकता। कैसे इस्तेमाल करूंगी मैं इतना छोटा बाथरूम? अपना छोटा सा बाथरूम देखकर आकृति धीरज के पास जाती है। धीरज, उठो, ये कैसा बाथरूम मिला है हमें? इतना छोटा सा बाथरूम है। आज मेरी पहली रसोई है, मुझे लेट हो रहा है। तुम बताओ मुझे कैसे फ्रेश हूं मैं? आकृति, हमारे घर में सभी का बाथरूम ऐसे ही छोटा है, आज इस्तेमाल कर लो ना, कल कुछ करता हूँ। धीरज की ऐसी बातें सुन आकृति के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने छोटे से बाथरूम में चप्पल पहनकर फ्रेश होने के लिए जाती है और कुछ देर बाद रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अब पूरा परिवार खाने के लिए बाहर आता है, जहां आकृति अपनी नंद को ना देख अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब तो खाने के लिए आ गए पर नंद जी नहीं आई। बहू, तुम्हारी नंद को कॉलेज भी जाना होता है, वो पक्का तैयार हो रही होगी। तू जाकर उसे उसके कमरे से बुला ले, आगे वाला कमरा तेरी ननद का ही है। शांति के बोलने पर आकृति अपनी नंद को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर वह दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। जब वह मेकअप रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि मेकअप रूम काफी ज्यादा बड़ा और टाइल पत्थरों से सजा हुआ है, और उस मेकअप रूम में ना सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट बल्कि निशा के कपड़े, पर्स और सैंडल के भी वार्डरोब लगे हैं। लगता है मैं गलत कमरे में आ गई। माँ जी ने तो एक कमरा पार्लर वाली को किराए पर दे रखा है। कितना बड़ा और सुंदर कमरा सजा रखा है। एक तरफ कपड़े का वार्डरोब तो एक तरफ सैंडल का, और शीशे में कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट रखे हैं। यहाँ तो तेल, शैम्पू, नेल कटर से लेकर हेयर स्पा तक का सारा सामान रखा है। बिल्कुल शोरूम बना रखा है। इतनी अच्छी सजावट तो शोरूम की भी नहीं होती। पर नंद जी का कमरा कौन सा है? एक काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ, नंद जी खुद आ जाएंगी। इतना बोलकर आकृति दोबारा से बाहर जाती है, जहां वह इस बार अपनी नंद को भी खाना खाते हुए देख रही होती है। अब आकृति कुछ बोल पाती है उससे पहले निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरी कॉलेज में फंक्शन है, इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, आप मुझे 5,000 रुपए दे देना। तू तो बहुत पैसे उड़ाती है। अच्छा चल, ले ले। अब कॉलेज जाने से पहले निशा अपनी माँ से 5,000 रुपए ले लेती है। ये देख आकृति कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद में पूरे घर की अकेले वो सफाई करती है, और शांति अपनी बेटी के मेकअप रूम में जाकर अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू, तूने पूरे घर की तो सफाई कर दी, पर इस मेकअप रूम को क्यों नहीं साफ किया? माँ जी, आपने ये रूम तो शायद पार्लर वाली को किराए पर दे रखा है, फिर मैं क्यों उसकी सफाई करूं? बहू, ये कोई पार्लर वाली का दुकान नहीं, बल्कि तेरी नंद का मेकअप रूम है। अब जल्दी से साफ कर दे, वरना थोड़ी सी भी गंदगी भी नजर आए तो तेरी नंद पूरा घर सर पर उठा लेगी। वाह, ये सही है। नई नवेली बहू को छोटा सा बाथरूम और नंद को बड़ा सा मेकअप रूम दिया गया है। आने दो धीरज जी को रात को, अब मैं उन्हीं से बात करूंगी। अपनी नंद का बड़ा सा मेकअप रूम देखकर आकृति की आंखें फटी रह जाती है, और वह मुंह बनाकर उसके मेकअप रूम की सफाई करती है। और रात को जब धीरज घर आता है तो इस बारे में अपनी पति से बात करती है। ये सब क्या है? नंद जी को इतना बड़ा मेकअप रूम दिया गया है और मेरे लिए एक बाथरूम तक नहीं है। माँ जी से बोलो हमारा बाथरूम ठीक कराएंगी। अरे तुम तो हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, बाथरूम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है बड़ा छोटा होने से। धीरज आकृति की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिस वजह से आकृति का गुस्सा बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा की दोस्त स्नेहा उससे मिलने उसके घर आती है, और जब वह निशा को मेकअप रूम में देखती है तो उसके मेकअप रूम की काफी तारीफ करती है। अरे भाई यार निशा, तूने जितना बताया था तेरा मेकअप रूम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। वो तो होगा ही, मैंने यहाँ की हर एक चीज अपने हिसाब से जो बनवाई है पैसे लगवाकर। मैंने वो चूड़ी वाला वार्डरोब बनवाया है। हाँ जानती हूँ, बड़ी आई,
यहाँ मेरे पास बाथरूम नहीं है और इसके मेकअप रूम पर पैसे ही पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपनी नंद का मेकअप रूम देखकर आकृति के अंदर का गुस्सा बढ़ने लगता है और जब आकृति अपने वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है तो वहां का नल खराब हो जाता है और वह अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरे बाथरूम का तो अब नल भी खराब हो गया है, उसमें से बस पानी टपक रहा है, कुछ पैसे दे दीजिए ना ताकि मैं अपने बाथरूम को ठीक करवा सकूं। बहू, हम मिडिल क्लास लोग कहाँ से इतना पैसा लाएं? जब तक पैसे का कुछ इंतजाम नहीं हो जाता तू मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर ले। शांति के कहने पर आकृति अपनी सास का वॉशरूम इस्तेमाल करती है, जो कि छोटा था पर काफी साफ सुथरा था और अच्छा था। शांति के बाथरूम में टाइल पत्थर से लेकर वॉश बेसिन तक लगा था और सारी नल बिल्कुल नए थे। बेटी का मेकअप रूम मेरे बाथरूम से भी बड़ा और खुद का बाथरूम इतना अच्छा। आकृति अपनी सास का बाथरूम देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुस्से में जब एक दिन आकृति अपनी नंद का मेकअप रूम साफ कर रही होती है तो गलती से उससे परफ्यूम की बोतल गिरकर टूट जाती है और ये देखकर निशा अपनी भाभी पर भड़कने लगती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपका छोटा सा बाथरूम है और मेरा इतना बड़ा मेकअप रूम, 5,000 का परफ्यूम बर्बाद कर दिया। माँ, अब तुम ही मुझे दोगी 5,000। अरे शांत हो जा, 5,000 का ही तो परफ्यूम था, तू मुझसे 10,000 ले लेना और ऐसे 2 परफ्यूम ले आना। माँ जी, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे बाथरूम का नल ठीक करवाने के लिए पैसे मांगे थे तब आपके पास पैसे नहीं थे और अपनी बेटी को महंगा परफ्यूम दिलाने के लिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। बहू, वो मेरी बेटी है और उसके इस बड़े से मेकअप रूम को डेकोरेट करने में सिर्फ उसकी नहीं हमारी भी मेहनत और पैसे लगे हैं, समझी? और बाथरूम में इतने पैसे कौन खर्च करता है? शांति की बातें सुनकर नाराज आकृति अपने कमरे में जाती है जहां उसका पति सो रहा होता है। अपने पति को आराम से सोता देख आकृति बाथरूम से पानी लाती है और अपने पति को उठाते हुए उससे कहती है, एक रस्म हुई थी और माँ जी ने कहा था ना कि जो जीतेगा उसकी चलेगी, तो आपको मेरी सुननी होगी। मैं इस बाथरूम को और इस्तेमाल नहीं करने वाली। अगर मेरी नंद का मेकअप रूम इतना बड़ा बन सकता है तो मेरा बाथरूम क्यों नहीं? आज ही बाथरूम की मरम्मत कराओ। आकृति भूल गई क्या कि घर का फैसला माँ लेती है और मेरी सारी सैलरी भी उन्हीं के पास है, उनसे बात करो। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब मैं भी देखती हूँ मेरा बाथरूम कैसे नहीं बनता। आकृति अपनी बात मनवाने के लिए मार्केट से बड़ा सा वाटर ट्यूब ले आती है और घर के बाहर पाइप से उसमें पानी भरकर बैठकर नहाने लगती। ये देखा आसपास के लोग हंसने लगते हैं और पूरा परिवार भी बाहर आकर आकृति को समझाने लगता है, पर आकृति किसी की नहीं सुनती। अरे बहू, घर में बाथरूम नहीं है क्या जो बच्चों की तरह वाटर ट्यूब में बैठकर नहा रही हो? आंटी जी, अगर बाथरूम होता तो मैं इसमें क्यों नहाती? बेटी के लिए मेकअप रूम बनवा दिया गया है पर नई नवेली बहू के लिए बाथरूम नहीं बनवाया जा रहा। अरे शांति, थोड़ी तो शर्म करो। घर में जब नई बहू आती तो इंसान पूरे घर की मरम्मत करवाता है और अभी के जमाने में तुम बहू के लिए बाथरूम नहीं बनवा सकती। पड़ोसियों की बातें सुन अब शांति अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, शाम को तेरी बुआ जी आने वाली है। आज तेरी बीवी ने मोहल्ले वालों को दिखाया है कि उसका छोटा सा बाथरूम कितना खराब है और उसकी नंद का मेकअप रूम कितना बड़ा। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो इश्तेहार छपवा दे और अगर तेरी बुआ को पता चल गया ना तो वो न्यूज रिपोर्टर की तरह इस खबर को आग की तरह फैला देंगी। हाँ भैया, भाभी के ड्रामे से तो अच्छा है कि आप उनकी बात मान लो और अब तो माँ ने भी मंजूरी दे दी है। कल से ही घर में बाथरूम का काम शुरू करवा लो। आकृति, अब नाटक करना बंद करो। कल से मैं घर में काम शुरू करवा रहा हूँ। बहुत जल्द हमारा बाथरूम भी निशा के मेकअप रूम की तरह अच्छा बन जाएगा। धीरज की ये बात सुनकर आकृति का गुस्सा ठंडा होता है और अगले ही दिन उनके घर में बाथरूम का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में आकृति का छोटा ही सही पर अच्छा बाथरूम बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद आकृति की सारी नाराजगी घर वालों से खत्म हो जाती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ। शिखा, भाभी बहुत थक गई होगी, जाओ उन्हें उनके कमरे में छोड़ दो। रुको शिखा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब शिखा और कोमल दोनों ही अपनी भाभी को उनके कमरे तक लेकर आती हैं। ठीक है भाभी, अब आप आराम कर लीजिए, फिर कल सुबह शादी की और भी बहुत सी रस्में करनी है। ओके ननन जी, गुड नाइट। आप दोनों भी आराम कर लीजिए। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह पूर्वी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी खाने को देखकर सभी ससुराल वाले गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठ खड़े होते हैं। अरे ये क्या बहू, तुझे पता नहीं है क्या, या तुझे शादी से पहले किसी ने बताया नहीं क्या कि तेरा कितना बड़ा ससुराल है? अरे 12 तरीके की सब्जी खाते हैं तेरे ससुराल वाले और तूने एक सब्जी बनाई है, वो भी इतनी कम। मुझे माफ कर दीजिए दादी सास, मुझसे गलती हो गई। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं अभी 12 तरह की सब्जियां बनाकर लेकर आती हूँ। अब अपने ससुराल वालों के कहने पर पूर्वी रसोई में आती है
और 12 तरह की सब्जी बैंगन, तोरई, गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, पालक, मेथी, बंद गोभी, मटर, कद्दू, बीन्स, सीताफल जैसी सब्जियों को कट करने लगती है। उसके बाद में 12 तरह की सब्जियों को धोती है, उनके अलग अलग मसाले तैयार करती है और 2 से 4 घंटे बाद 12 तरह की सब्जी डाइनिंग टेबल पर अपने ससुराल वालों के लिए सर्व करती है। अरे खाना तो सही बना है बहू, लेकिन मसाले का हिसाब किताब तेरा बड़ा खराब है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा तो किसी में नमक ही नहीं है। वो पिताजी, शादी से पहले मैंने कभी एक साथ 12 तरह की सब्जियां नहीं बनाई, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और इसी में तुम्हारी भलाई भी है कि तुम जल्दी अपने ससुराल वालों के लिए 12 तरीके की सब्जी बनाना सीख जाओ। अब सुबह का खाना बनाकर पूर्वी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो बिना कुछ खाई ही अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी दोपहर के 2 बजे रघुवीर पूर्वी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे पूर्वी बहू, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो ना। तभी कुछ देर बाद पूर्वी की आंखें खुलती हैं और वो घबराकर अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजा खोलती है। अरे बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में बहू, इतना भी क्या सोती रहती हो? ये देखो, मैं 12 तरह की सब्जी, मूली, गोभी, मशरूम, कटहल, टिंडे, तोरई, मूंगा, ये कई सब्जी खरीद कर लेकर आया हूँ। दोपहर के खाने में तुम इन्हीं सब्जियों को बना दो। पर पिताजी, अभी सुबह ही तो मैंने 12 तरीके की सब्जी बनाई थी, अब फिर से क्या बहू, हम लोग तीनों टाइम 12 तरह की सब्जी ही खाते हैं, वरना खाना ही नहीं खाते। जा, अब देर मत कर, लंच का टाइम निकलता जा रहा है, फटाफट 12 तरह की सब्जी बना ले। अब पूर्वी सभी सब्जियों को लेकर रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी कटहल, गोभी, मटर, मशरूम, टिंडे, मूली जैसी अनेक सब्जियों को काटने लगती है और फिर सभी सब्जियों को धोती है और अलग अलग सब्जियों के मसाले को तैयार करती है और फिर से दोपहर के खाने में अपने ससुराल वालों को 12 तरह की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। हाँ बहू, अब तूने बनाया है ना ये 12 तरीके की स्वादिष्ट सब्जियाँ, अब ऐसे ही डेली डेली 12 तरह की सब्जी अपने ससुराल वालों के लिए बनाना। 12 तरीके की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी आपने, लेकिन थोड़ा जल्दी भी बनाया करिए। 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी का दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा था। तभी कोमल की बातें सुनकर उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को बरसाते हुए कहती है, ननद जी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर 12 तरह की सब्जियों का स्वाद लेना बहुत आसान है, इसलिए एक बार आप मेरी जगह 12 तरह की सब्जियों को बनाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइम कहाँ और क्यों लगता है। अब रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो एक दिन थक हार कर अपने पति से कहती है, गोपाल जी सुनिए ना, परिवार वाले रोज रोज 12-12 तरह की सब्जियां बनवाते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। घर का कोई एक सदस्य भी मेरे काम में मदद भी नहीं करता। आप एक काम करिए ना, एक तो नौकर रख लीजिए ना। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये सारा काम घर की बहू को ही संभालना होता है और तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गोपाल की बातें सुनकर पूर्वी बहुत उदास हो जाती है और वो निराश मन से दूसरी तरफ करवट करके चुपचाप सो जाती है। अगले दिन दोपहर में, माँ जी, सुबह की 5 से 6 सब्जियां रखी हुई हैं, जिसे किसी ने अच्छी तरीके से नहीं खाया, तो मैं एक काम करती हूँ, दोपहर के खाने में 2-3 सब्जियां और बना देती हूँ, जिन्हें बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर हम सब लोग खा लेंगे। अरे बड़ी ही कामचोर है बहू तू तो, सिर्फ 2-4 दिन डेली डेली 12 तरह की सब्जी क्या बनवा लिया, तू तो हमें बासी खाना खिलाने पर उतारू हो गई। चुपचाप से जाकर उन सब्जियों को डस्टबिन में फेंको और दोबारा से हमारे लिए 12 तरह की सब्जियों को बना। अब पूर्वी बची हुई सब्जियों को डस्टबिन में फेंक रही होती है। ये कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, इन्हें किसी भी चीज की कीमत ही नहीं पता। अरे 12-12 तरह की सब्जियां डेली बनवा लेते हैं, जिनमें से कुछ खाते हैं और कुछ यूं ही डस्टबिन में फेंकते हैं। अरे खाने की कीमत उनसे पूछो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती है। अब सभी सब्जियों को फेंकने के बाद पूर्वी फिर से 12 तरह की सब्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू गोभी, मिक्स वेज, भिंडी, छोले, राजमा जैसी 12 सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। तभी खाना खाते वक्त गोपाल अपने परिवार वालों से कहता है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि खाने पीने का बजट थोड़ा हिसाब से करिएगा, क्योंकि इस महीने मेरी तनख्वाह थोड़ी देरी से आएगी। हो सकता है 10 दिन लग जाएं, या 1 महीना, या फिर 2 महीने भी हो सकते हैं। अरे तो हम कौन सा 36 पकवान खाते हैं, बस डेली 12 तरह की सब्जी ही तो खाते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, जब तक गोपाल जी की तनख्वाह नहीं आती तब तक मैं बाजार से सस्ती और सीजन की सब्जियां लेकर आया करूंगी, ताकि आप लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। अब घर में धीरे धीरे पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पूर्वी बाजार में सीजन की सब्जी गोभी खरीद रही होती है। भैया ये गोभी कैसे दिया? मैम साहब 40 रुपए किलो है ये गोभी।
भैया बहुत महंगी लगा रहे हो सीजन की सब्जी भी। भला कोई इतनी महंगी देता है? 10 रुपए की लगा लो ताकि मैं दूसरी भी कोई सब्जी खरीद सकूं। अरे रेट तो फिक्स है मैम साहब, लेना है तो लीजिए वरना बहुत लोग हैं जो खरीद लेंगे। सब्जी वाले के रेट न कम करने के कारण पूर्वी वो 40 रुपए किलो गोभी लेकर ही घर आ जाती है और घर आकर रसोई में गोभी को धो काट कर बनाने लगती है। चलो पैसे के अभाव के कारण ही सही, लेकिन अब मुझे ये 12-12 तरह की सब्जी बनाने से फुर्सत तो मिली। अब कुछ देर के बाद पूर्वी डाइनिंग टेबल पर आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल सबके लिए सर्व करती है। ये क्या भाभी, आपने सिर्फ एक सब्जी बनाई है? तो और क्या करती, मेरे पास जितने पैसे थे उतने में सिर्फ ये गोभी ही आ सकती थी। और वैसे भी तुम्हारे भैया की तनख्वाह आने में अभी और समय लगेगा, इसीलिए जो मिल रहा है आराम से खा लो। अरे मेरी तो आदत भी नहीं है एक तरह की सब्जी के साथ खाना खाने की। मुझे तो हर रोज 12 तरह की सब्जी ही चाहिए खाने में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब आलू गोभी ही खा लेती हूँ। अब देखते ही देखते 10 दिन से 1 महीना हो जाता है, लेकिन गोपाल की तनख्वाह नहीं आती, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए पूर्वी अब एक तरह की सब्जी से दाल रोटी पर आ जाती है, जिसके बाद पूर्वी सभी के लिए खाने में दाल रोटी परोसती है, जिसे देखकर ससुराल वाले कहते हैं, ये क्या बहू, दाल रोटी सब्जी कहाँ है? बिना सब्जी के तो ये रोटी मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरेगी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हम लोगों के। अभी तो मुझे कोई भी एक सब्जी मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। अब अपनी दादी सास और सास की बातें सुनकर पूर्वी कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि आपको कम से कम खाने की वैल्यू तो पता चली, क्योंकि जिस तरीके से आप डेली डेली 12 तरह की सब्जियां बनवाती थी, कुछ सब्जियां खाते थे और कुछ सब्जियों को तो बिना टेस्ट किए ही फेंक देते थे। आज आपको पता चला कि जब रोटी के आगे सब्जी नहीं आती है तो कैसा महसूस होता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ये दाल रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन जब आपको यही सारी चीज मिल रही थी तो आपने उसकी कदर नहीं की। अगर आप चाहते तो उन पैसों को बचा सकते थे, कम सब्जियां खाकर भी रह सकते थे। हाँ पूर्वी, तुम एकदम सही कह रही हो। जो अनाज की कदर नहीं करता वही दाने दाने के लिए तरसता है। आज से मैं भी कभी फिजूल सब्जियों को बनवाने की ना तो जिद करूंगी और ना ही खाया करूंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। तूने तो मुझे ये बात बहुत पहले ही समझाई थी, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं तेरी बात को समझ नहीं पाई। लेकिन अब बस आज से इस घर में डेली डेली 12 तरह की सब्जी नहीं बना करेगी। लिमिट में ही खाना बनाया जाएगा और लिमिट में ही खाया जाएगा, ताकि ना तो अनाज बर्बाद हो और ना ही फिजूल पैसे खर्च हों। अनाज और पैसे का अभाव गायत्री के पूरे परिवार को खाने की वैल्यू सिखा देता है, जिसके बाद से वो लोग खाने में 1 से 2 तरह की सब्जियां ही खाते हैं।